मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में दुनियादारी की इस खबर पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि लंबे समय से एक बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि रशिया यूक्रेन युद्ध रुक सकता है। चर्चा चल रही है कि गाजा इजराइल के बीच में शांति हो सकती है, लेकिन दुनिया में अमेरिका हो और युद्ध कहीं ना हो, यह संभव कहां हो सकता है। ऐसे में और रूस सामने खड़ा हो और वो ये समझ ले कि ट्रंप की इज्जत में हम बम गोले ना चलाएं, तो फिर हमारे वेपन खरीदेगा कौन। तो दुनिया के अंदर दो धड़े जो दुनिया को लड़ाने के लिए बढ़िया से अपने वेपन बेचे पड़े। आज उसी बीच में ईरान की एंट्री, और गजब की एंट्री है साहब। और ऐसी एंट्री है कि मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे गली नुक्कड़ की लड़ाइयां चल रही हैं। बढ़िया आनंद आने वाले समय के अंदर हो सकता है ट्रंप के कालखंड में आपको एक आध बढ़िया युद्ध बढ़िया से देखने को मिल जाए। खैर, आइए तो फिलहाल के लिए चर्चा है कि पुतिन ने धमका दिया है ट्रंप को और कहा है कि सुनो भाई, इन भाई साहब को हाथ मत लगाना, क्योंकि अगर आपने इनको छुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ छोटी मोटी नहीं होगी, कैटास्ट्रॉफिक होगा, भयंकर होगा मामला। उसके बाद यह मत कहना कि यार आपने बताया नहीं था, हम फोन पर बतिया तो लिए थे कि यार दोनों देश आपस में नहीं झगड़ेंगे। बोले नहीं यार, कहीं कहीं अपने रिजर्वेशंस हैं, ईरान अपना आदमी, अगर इसको छुआ तो मामला भीषण हो सकता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये भाई साहब जब से ट्रंप जो है पुतिन को अपने साथ लेने की फिराक में घूम रहे हैं, तब से ईरान को धमकाए पड़े हैं कि तुम पर बम फेंक देंगे, तुम पर बम फेंक देंगे। ईरान पर बम फेंकने के पीछे ट्रंप इतने पागल क्यों हैं, इस पूरी घटना को आज के सेशन में जिक्र करेंगे। हाल ही में यह न्यूज इतनी बड़ी बनी क्यों है? क्योंकि हाल ही में रूस के विदेश मंत्री, डिप्टी विदेश मंत्री ने एक बयान देते हुए कहा कि देखो भाई, ईरान को धमकाना बंद करो, अगर आपने उसके ऊपर बम गिराए तो परिणाम भीषण हो सकते हैं, इसके लिए तैयार रहो। इसी कारण से हेडलाइंस बनती हैं ईरान के और ब्रिक्स के और इन सब के न्यूज के अंदर पोर्टल्स में, और कहा जाता है कि रशिया हैज वार्न्ड यूनाइटेड स्टेट्स दैट स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान वुड हैव कैटास्ट्रोफिक कंसीक्वेंसेस। ये न्यूज बनकर के आती हैं, हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन बड़े सवाल वहीं खड़े रह जाते हैं कि आफ्टर ऑल अमेरिका और ईरान के बीच में ऐसी दुश्मनी क्या है कि मैं तेरे पर बम फेंक दूंगा, ये सब चला आता है। तो भाई साहब, ये लड़ाई है असल में ईगो की, ये लड़ाई है असल में सत्ता को बनाए रखने की, ये लड़ाई है कि वर्चस्व को यह समझाने की कि हां भाई, हमारा सत्ता कायम है और हमारा वचन ही शासन है। तो आज के सेशन में आपको समझाएंगे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की असल में ईरान से टसल क्या है। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो पैसे की है, और पैसा असल में जो ब्लैक गोल्ड के रूप में जाना गया वो था ऑयल। पर्शियन गल्फ, इस फारस की खाड़ी में बहुत तेल था। इस पर्शियन गल्फ में ये जो पर्शियन नाम है ना, असल में वो ईरान का ही नाम हुआ करता था। अब ये ईरान की जो खाड़ी है, जिसे आप पर्शियन गल्फ कहते हैं, आज इसके आसपास जितने भी देश हैं वो तेल और गैस के प्रचुर भंडार हैं, और उन पर नजर हमेशा से यूरोपियन कंट्रीज की रही। यूरोपियन कंट्रीज में यूके, फ्रांस एंड ऑल ये तो थे ही, और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनका अब्बा बन के बैठा रहा। बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हीं के माध्यम से बेचता रहा। ये तो कट टू दी शॉर्ट है। ईरान के इतने बड़े तट पर बढ़िया तेल के भंडार हैं, और वो बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रेटेजिकली इस पूरी जगह पर कंट्रोल रखता है, इंक्लूडिंग स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से लेकर सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी की बात हो, सेंट्रल एशिया के साथ साथ इंडिया की कनेक्टिविटी की बात हो, ईरान बड़ा की रोल प्ले करता है। चलो साहब, ये भी सब सही है। ईरान पहले अमेरिका का बढ़िया मित्र हुआ करता था। इससे क्या मतलब है वो भी बताएंगे। देखो, यहां की जो सत्ता है वो शिया मुस्लिम बेस है, और शिया सुन्नियों के बीच में कोई ऐतिहासिक लड़ाई हुआ नहीं करती थी, लेकिन इसको लड़ाने वाला जो था वो भी अमेरिका ही था। अमेरिका ने लड़ाने के लिए किस तरह से एक दूसरे का इन्हें दुश्मन बनाया, वो एक बड़ा अलग इतिहास है, उसे कभी अन्य किसी चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए अमेरिका ने अपना एक मुंह बोला जो बेस बनाया हुआ है यहां पर, वो है इजराइल। तो अमेरिका से नाराजगी हो या इजराइल से, बात एक ही कहलाती है। मैं कुछ आपको ऐसे इंसिडेंट बताता हूं जब अमेरिका को ईरान से दुश्मनी हुई। उन 4 बड़े घटनाक्रमों को समझिए। बात 1953 की है, जब अमेरिका और ईरान के बीच की शुरुआत हुई दुश्मनी की। हुआ क्या? अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर के ईरान में तख्ता पलट करा दिया। तख्ता पलट से मतलब, यहां पर निर्वाचित प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादिक, उनको हटाकर ईरान के अंदर शाह रजा पहलवी की सत्ता बना दी। और ये रजा पहलवी जो थे ना, ये पूरी तरह प्रो वेस्टर्न व्यक्ति थे, मतलब पूरी तरह से पश्चिमवादी व्यक्ति, पूरा मॉडर्नाइजेशन लेकर चलने वाले, अमेरिका की तरह ही यहां पर पूरा हाल भाल खुला तरीके से रखने वाले। मतलब एक तरह से कहते थे कि मिडिल ईस्ट में ईरान फैशन कैपिटल हुआ करता था। तेहरान के अंदर मतलब
फैशन शो हुआ करते थे, इतना मॉडर्नाइजेशन अमेरिका के प्रयासों से यहां होने लगा था। अमेरिका और ब्रिटेन ने बढ़िया शाह रजा पहलवी के केस में यहां पर अपना राज फैलाकर काम किया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति निकला, नाम था उसका खुमैनी। उसे यह बात समझ में आ गई कि अमेरिका ने हमारे मूल सिद्धांतों के साथ खेलते हुए देश को बर्बाद करने के लिए यह सारा खेल किया है। मोसादिक जो थे वो चूंकि तेल का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, राष्ट्रीयकरण में सारा की सारा तेल ईरान अपना रख लेता, ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन यहां का तेल लूट कर नहीं ले जा पाते, इसीलिए सत्ता बदली थी। यह बात समझने के लिए खुमैनी, जिसका नाम था अयातुल्लाह रुहल्लाह खुमैनी, जो आज इनका सबसे बड़ा नेता है, वो व्यक्ति इस बात को समझा और उसने समझ के पूरे ईरान के लोगों को यह बात समझाई कि देखो, सबसे पहले अमेरिका ने इस व्यक्ति को हटाया मोहम्मद मोसादिक को, क्योंकि वो देश का हित चाहता था। लेकिन उसकी जगह शाह रजा पहलवी को इन्होंने बिठाया ताकि ये हमारे तेल को बढ़िया से निकालकर यहां से ले जा सकें। ईरान के लोगों जाग जाओ। इस भाई ने सबको एक्टिवेट कर दिया, इतना एक्टिवेट किया कि ईरान में असंतोष उत्पन्न हो गया और जो रजा पहलवी हैं उन्हें ईरान छोड़कर भागना पड़ा और खुमैनी यहां पर आकर बैठ गए। मतलब ईरान में एक जबरदस्त क्रांति आई और उस क्रांति का परिणाम यह निकला, पूरी तरह से वेस्टर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन जो ईरान में था वो रोक दिया गया। अमेरिका समर्थित जो भी घटनाएं थी उनको पूरी तरह पॉज कर दिया गया कि भाई तुम यहां नहीं दिखोगे, क्योंकि तुम ईरान का भला नहीं चाहते, तुम खुद का भला चाहते थे, इसलिए हमारी सरकारें गिराई। कोई बात नहीं। लेकिन फिर यह पागल आदमी आ गया भाई साहब। इस आदमी ने पुराने शासनकाल में जब 2017 में आया, आते ही सबसे पहले ओबामा को भला बुरा कहना शुरू किया। देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझने की आवश्यकता है। दुनिया भर के जो राष्ट्र नेता हैं वो अपने देश की एक देश नीति लेकर चलते हैं। आज हमारे देश में भी ऐसा नहीं होता है कि हमसे पहले वाली यूपीए गवर्नमेंट किसी देश के साथ क्या व्यवहार रखती थी, अब नई गवर्नमेंट उस व्यवहार को बदल देगी। नहीं, आज अगर बांग्लादेश कांग्रेस के टाइम पर या इंदिरा गांधी जी के टाइम पर भारत के लिए मायने रखता था, तो वो आज एनडीए के टाइम पर भी मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हमारे लिए तो ये अलग हो गया। या फिर पाकिस्तान के साथ, हां ये हो सकता है कम ज्यादा थोड़ा ऊपर नीचे नीतियों में परिवर्तन आ जाए, एकदम नहीं पलट देते, डे और नाइट नहीं कर देते। ये आदमी बिल्कुल पलट मारता है। मतलब इसके चलते दुनिया के अंदर एक अस्थिरता आ गई है। यह आदमी अपने ही जस्ट पहले वाले राष्ट्रपति के आदेश को आते ही फाड़ देता है। नहीं, यह तो पागलबंती है, यह तो होना ही नहीं चाहिए, ईरान के साथ यह करना ही नहीं चाहिए। अब लोग हैरान, असल में पागल मतलब बेवकूफ कौन बने? जो इनके साथ 5 लोग गए थे, उनने कहा भाई हम भी तो थे, हमारी भी तो वैल्यू करो। बोले नहीं साहब, मैं वैल्यू नहीं करूंगा। इन भाई साहब ने जेसीपीओए का कागज फाड़ते हुए एक ही लाइन कही कि मैं ईरान पर काटसा लगा रहा हूं। काटसा क्या है? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। और सुनो, मैं रूस पर भी लगा रहा हूं, रूस पर लगा रहा हूं, ईरान पर लगा रहा हूं, नॉर्थ कोरिया पर। ये सब के सब दुनिया के अंदर बेकार लोग हैं, इन पर लगा दो। ये भाई साहब इनका पुराना कालखंड था, इन्होंने ये सारा काम कर दिया। ईरान ने कहा कि देखो आपके इस प्रभाव से हमारे ऊपर बड़ा नुकसान होगा, और हुआ भी। अचानक जो ओबामा के कालखंड में ईरान चढ़ने लगा था, ट्रंप के काल में धार से फिर नीचे आने लगा। हालत यह हो गई कि इनका ऑयल एक्सपोर्ट नीचे आ गया, क्योंकि इस भाई ने खींचकर उसके ऊपर सैंक्शंस लाद दिए कि तुम्हारा तेल नहीं बिकने दूंगा, तुमसे अगर किसी ने तेल खरीदा उसको मैं बर्बाद कर दूंगा। सारी बातें हो गई। इतना बुरा हाल हुआ कि इनकी जो करेंसी है ना रियाल, उसको नाम बदल के अपना टोमान रखना पड़ा। रियाल के अंदर 4 जीरो हटा दी गई। मतलब आप ऐसे समझो, आज अपनी करेंसी में से अगर 10,000 रुपए को 1 रुपया कहना पड़े, तो 10,000 में से 4 जीरो हटाओ फिर 1 रुपया बने। इतनी करेंसी इनकी डिवेल्युएट हो गई। कोई बात नहीं साहब, इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने पुराने कार्यकाल में ईरान के जितने भी बड़े नेता थे, जैसे सुलेमानी, इनको मरवा दिया इजराइल से कहकर के मार डालो। ईरान वालों को भी गजब फ्रस्ट्रेशन होने लगा। उनने कहा बेटा तुझको तो जब तू राष्ट्रपति नहीं रहेगा तब तेरे को मारेंगे। ईरान वाले भी ट्रंप को मारने की प्लानिंग के वीडियो डालने लगे। तमाम चीजें होती रही। ओबामा का कालखंड रहा, वो बाइडेन का टाइम आया। बाइडेन थोड़े कमजोर राष्ट्रपति रहे, ओबामा की तरह। जैसे ओबामा ने फैसले लिए थे, बाइडेन उन्हीं के ही अधीनस्थ रहे थे, उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, साथ में काम किया था। अगर चाहते तो बाइडेन ओबामा वाले कालखंड को दोबारा दोहरा सकते थे। बाइडेन ऐसा कुछ कर नहीं पाए। अब ये महाशय फिर से आ गए। जैसे ही फिर से आते हैं, इनको तो पुरानी बातें याद थी। भाई मैं तो फिर से आ गया हूं और मैं आकर के ट्रंप के नाम पर ईरान के साथ भला बुरा करूंगा। ईरान का साथ देने के लिए एनी टाइम इजराइल तैयार। अच्छा, नेतन्याहू अपने चैंप आदमी हैं, इनको तो केवल प्रैक्टिस ही है कि अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो जीवन में चल क्या रहा है।
इनका तो रोजाना का किक ही ये है कि आज गोला कहां फेंकना है, क्योंकि इनको प्रैक्टिस हो चुकी है बढ़िया से युद्ध करने की। आसपास उधम मचाए रखते हैं पूरे टाइम की, बोले मुंह मत खोल देना नहीं तो गोला मारेंगे। ईरान के नाम पर इनको लगा कि अमेरिका को अगर शांति चाहिए, क्योंकि बेइज्जती हुई थी ना अमेरिका की, तो नेतन्याहू एनी डे इनका हाथ पकड़ के साथ रहते हैं कि आप चिंता ना करिए, ईरान को मारना है मार देंगे, सुलेमानी को मारना है मार देंगे, उनके वैज्ञानिक को उठाना है मार देंगे, सब कर देंगे, आप बोलो क्या चाहिए। ऐसे में ट्रंप आते हैं और ट्रंप आकर के इनके साथ में फिर कहते हैं कि ईरान वालों, लास्ट टाइम जब मैं था ज्यादा कुछ कर नहीं पाया था, अब तो मैं और ज्यादा प्रेशर तुम पर क्रिएट करूंगा। अच्छा, इस बीच में एक कहानी और हुई। क्या हुई? ईरान ने पिछले कालखंड में जब बाइडेन थे एक भूकंप देखा, लोगों ने कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। मतलब एक तरह से यह समझो कि ईरान के ऊपर यह इमेज जाने लगी कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना चुका है इस बीच में, लेकिन अब वो बस उसको उजागर नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर हो सकता है ये अमेरिका वाले कुछ और बवाल काट दें। कोई बात नहीं। इस बीच में जो नेतन्याहू हैं वो उधर से हिजबुल्लाह को मिटाने लगे थे, इधर से हमास को मिटाने लगे थे, और इधर की तरफ हूतियां, ये जो परेशान हो रखे थे शियाओं के चलते ईरान की तरफ से, इनके साथ भी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन हिजबुल्लाह का जिस तरह खात्मा हुआ उससे ईरान को बड़ा सेटबैक लगा। लोगों ने कहा कि उस हिजबुल्लाह की बुरी स्थिति को देखते हुए ईरान ने रातों रात न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के सारे प्रयास किए हैं। कोई बात नहीं साहब, ट्रंप आते हैं इस साल की शुरुआत में डायलॉग मारते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से इनको घुटनों पर ला दूंगा। भाई साहब, ईरान के प्रेसिडेंट ट्रंप को बार बार यह कहते हैं कि तुम मुझको नीचे गिराओगे और मैं तुमको नीचे गिराऊंगा। दोनों तरफ से बातों की गोलियां चलना शुरू हुई। इस बीच में मार्च 2025 आता है। ट्रंप कहते हैं कि मैंने ईरान के नेताओं को एक लेटर भेजा है नेगोशिएशन के लिए, और उसको भेजने के लिए ओमान की मदद ली है। इस तरह से इन्होंने एक लेटर की बात बोल डाली कि मैंने उन तक एक लेटर पहुंचाया है जिसकी मदद से ये लोग नेगोशिएट कर लेंगे। अब ये लाइन तो इसने मार दी, लेकिन इस लाइन को मारने के बाद में ईरान बाहर निकला और उसने कहा कि भाई हमें कोई ऐसा लेटर मिला ही नहीं है। ट्रंप जो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई लेटर भेजा है, ऐसा कोई लेटर आया नहीं जिस पर न्यूक्लियर नेगोशिएशन हो। जबरदस्ती मुझे गिल्ट में डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ईरान ने इस बात पर अमेरिका को मार्च में क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि देखो ये लेटर करने वाला काम करके आप हमें छेड़ो मत जबरदस्ती। लेकिन इस बीच में ट्रंप को लगा कि ईरान बातचीत की राह पर आ रहा है, और जब कोई व्यक्ति बातचीत की राह पर आ रहा है इसका मतलब डर रहा है। ट्रंप निकलते हैं और जाकर के यमन में हूतियों पर गोले बरसा देते हैं। ट्रंप यमन में हूतियों पर गोले बरसाते हैं और बदले में ईरान से कहते हैं कि देखो हमें पता है कि हूतियों में इतना दम नहीं है कि वो आकर के हमसे झगड़ लें, दम तुम्हारे पीछे ही है, ईरान के कारण ही ये सब हो रहा है। तो ईरान वालों, अगर तुम हूतियों को सपोर्ट करते हो तो परिणाम इसका तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर अगे डगे ईरान पर आके पटे। ऐसे में हमने ये सेशन भी आप पर किया था जिसकी चैट लीक होने की चर्चा भी हमने की थी और बताया था कि अमेरिका ने हूतियों पर एयर स्ट्राइक की थी यमन में। कोई बात नहीं साहब, इस बीच में अमेरिका पूरी तरह से यह तय मन बना चुका है कि मैं ईरान के ऊपर किसी भी तरीके से जाके फटूंगा, और इस फटने को वो बोलते हैं घातक परिणाम करूंगा। इस बात को ट्रंप कहते हुए मिलते हैं ईरान को कि आपको भयंकर कंसीक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, क्योंकि हूतियों को तुम्हें ने पनाह दी हुई है रेड सी से निकलते हुए गोले फेंकने की, तुम्हें घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। समय बीतता गया, मार्च आता गया, हर चीज पर ये यही लाइन मारते रहे। इसी बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर आते हैं खुमैनी, और वो आकर के ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं सर, अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, छोड़ेंगे कहीं का हम भी आपको नहीं। गलत फहमी में मत रहिए कि हम आपसे नेगोशिएशन की राह पर चल दिए हैं तो आप हमारा शोषण कर लेंगे, हम भी आपको छोड़ेंगे कहीं का नहीं। अब आप सोचेंगे क्या ईरान इतना ताकतवर हो गया क्या कि ईरान से मिसाइल चलेगी और अमेरिका में जाकर डलेगी? देखो बात समझो, ईरान की असल में मिसाइल की क्षमता अमेरिका को मारने की है भी नहीं और वो मारना भी नहीं चाहता है। तो फिर वो क्या चाहता है? असल में अमेरिका ने इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अपने बेसेस बनाए हुए हैं, जहां पर अमेरिका ने अपने वेपन्स रखे हुए हैं, फाइटर जेट्स रखे हुए हैं, मिसाइलें रखी हुई हैं, जहां सैनिक बैठे हुए हैं। ईरान ने बस उनको टारगेट कर रखा है कि बेटा 2000 किलोमीटर क्षेत्र में जितने भी तुम्हारे, क्योंकि इनकी जो शाहीन मिसाइल है यहां 2000 किलोमीटर में, चाहे फिर वो सऊदी में हो, चाहे यूएई में हो, चाहे कतर में हो, चाहे ओमान में, जहां जहां होंगे मैं वहां गोला मारूंगा, तुमको तो उस देश में बर्बाद करूंगा जहां तुम बैठे हो। कोई बात नहीं साहब,
ईरान वाले बाहर आते हैं और ईरान का भाई साहब एटीट्यूड था, और वो क्या था, ये भाई बकायदा एक झांकी दिखा देते हैं। और वो झांकी किस बात की थी कि लो अमेरिका वालों, देख लो कि हम तैयार हैं। भाई साहब, आपने हमास के केस में तो सुना ही होगा कि फिलिस्तीन के अंदर अंडरग्राउंड बनाकर गाजा पट्टी में हमास के आतंकी रहते हैं। भाई यहां पर तो ईरान ने बकायदा बत्तियां जलाकर टनल खोलकर दिखा दिया कि मिसाइलें देख लो तैयार हैं, एनिमेशन नहीं है, युद्ध की पुल तैयारी में है, आ जाओ दो दो हाथ हो जाए। भाई साहब बकायदा इन्होंने तो झांकी ऐसी सजाई कि दुनिया भर को यह समझ में आ गया कि इतना असलहा इकट्ठा कर लिया है और वो बंकर के अंदर है, अंडरग्राउंड में है। और देखो, ये तो आप भी जानते हैं कि गाजा पट्टी और इजराइल के बीच कितना भी संघर्ष चला हो, लेकिन अपने जो बंधक बने हुए इजरायली थे, इजराइल उन्हें छुड़ा नहीं पाया, क्योंकि इन बंकर्स में बॉम्ब जाकर फटते ही नहीं है। इतने अंडरग्राउंड बनी हुई ये टनल्स हैं कि इन तक कोई बॉम्ब नहीं पहुंचता। इन लोगों ने पूरे धरती के नीचे टनल्स बना के पूरी सिटी बना दी, और उस सिटी के अंदर आप इन मिसाइलों को देखकर अंदाजा लगा सकते हो, ये छोटी चीजें नहीं है भाई, इनको बनाने में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च होता है। आपको देख के लग रहा है कि कितने किलोमीटर में बसा हुआ ये शहर है जहां मिसाइलें सजी हुई हैं, इस इंतजार में कि आओ तो सही, निपट ही लेते हैं आपसे। इस झांकी के बाद में ट्रंप से पूछा गया कि हाँ भाई साहब, क्या ख्याल है आपका, लगता है आपको कि आप इनके साथ युद्ध की स्थिति में हो? तो ट्रंप बोले, हाँ मुझे दिखा कि उनके पास में बढ़िया मिसाइलें हैं और उन्होंने ड्रोन्स भी बढ़िया बना ही लिए हैं, क्योंकि इनके पास तैयारियां अच्छी हैं, लेकिन हम भी कम नहीं है। अच्छा, ये बात सही है कि अमेरिका के पास में एक, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको और किस चीज से टेंशन लेनी। अमेरिका को असली डर इस बात का है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ और ये इजराइल पर फेंक दिया तो क्या होगा। मतलब टेंशन अलग तरीके की है जो खुल के सामने नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, ऐसे में ट्रंप से पूछा गया तो यही बोलते हुए पाए गए कि नहीं, हम पूरी तैयारियों में हैं। तो अब ये देखना होगा कि इनकी तैयारियां हैं कैसी, क्योंकि ईरान को तो ये धमका चुके हैं अपनी तरफ से, ईरान झांकी दे चुका है, ये डे टू डे होने वाली चीजें हैं। इस बीच में ईरान ने अपनी तरफ से यूएन में भी मैसेज डाल दिया है कि सर देखो, हमें जबरदस्ती बुली किया जा रहा है, ये कहते हुए कि हम फिर से टैरिफ लाद देंगे, हम फिर से सैंक्शन लाद देंगे, युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं, बाद में मत कहना कि हम फट गए थे। तेहरान टाइम्स में लिखा गया आर्मी की तरफ से, वार्निंग दैट इफ द एनिमी मेक ए स्ट्रेटेजिक मिस्टेक एंड अटैक द इस्लामिक लैंड ऑफ ईरान, दे विल रिसीव ए हार्श एंड रिग्रेटेबल रेस्पॉन्स। इन्होंने बकायदा 31 मार्च को यानी कि कल अपनी तरफ से यह स्टेटमेंट जारी करते हुए कह दिया कि अगर गलत फहमी पाल ली है कि तुम हम पर हमला करोगे तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तेहरान टाइम्स ने बकायदा इस बात को कवर कर दिया और साथ में यह कहा कि भाई अब अमेरिका हमको इस तरह से धमका धमका कर न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए मजबूर कर रहा है, हमको लग रहा है कि हमें बम बना ही लेना चाहिए। इस बीच में बेचारे औरों की जो दिक्कत है वो किन की हुई, जैसे रशिया यूक्रेन में यूरोपियंस की हालत खराब हुई थी, वैसे ही पर्शियन गल्फ के अंदर हालत खराब हो रखी है सऊदी की, यूएई की, कुवैत की। इन्हें टेंशन क्या है कि अमेरिका वहां बैठ करके हमको यहां मरवा देगा। क्यों? क्योंकि ये बेचारे पिछलग्गू हैं। ये यूएई, सऊदी और ये जितने भी कुवैत वगैरह देश हैं, ये अमेरिका जैसा कहता है वैसा करते हैं। ऐसे में ईरान ने सेट कर रखा है कि मैं कंपटीशन ही खत्म कर दूंगा, तू गोला वहां से यहां चलाएगा, हम कहीं चलाएंगे ही नहीं, हम अरामको जो सऊदी की है उसको बर्बाद कर देंगे, तू हमको बर्बाद करने आएगा, हमारी सारी मिसाइलें सऊदी पर जाकर गिरेंगी तो ऑटोमेटिक हम रिवाइव कर जाएंगे। हमारा प्लान ही है, तू हमको मार हम सऊदी को मारेंगे, तू हमको मार हम यूएई के दुबई को बर्बाद कर देंगे, तू हमको मार हम इस पूरे के पूरे बेल्ट को खत्म कर देंगे, तेरे ऊपर इतना प्रेशर खड़ा कर देंगे ये लोग कि महाराज रोक दो, ईरान को मारना छोड़ दो। इस बीच में ये लोग निकल कर आए और उन्होंने कहा कि सुनो महाराज, यूएस वालों हमारी जगह यूज मत कर लेना, ईरान पर अटैक करने जाओ। ये खबर है, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत ने यूएस से कहा है सर ईरान पर हमला करने जाओ, हमारी जगह यूज मत करना। अच्छा, अब आ जाता है रूस, और रूस आकर कहता है कि देख लो भाई, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो तुम्हारा शुभचिंतक होने के नाम पर याद दिला दें कि यह घातक परिणाम देगा तुम्हें अगर ईरान पर तुमने हमला किया। अच्छा, ये देखो, इस बात में कुछ हद तक अब सच्चाई भी होने लगी है कि जो देश इतने समय से यूरेनियम एनरिचमेंट में लगा हुआ है, संभव है कि उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया हो, बस डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर उसने यह बॉम्ब बना लिया है तो अमेरिका को वाकई में उसे वैल्यू देनी चाहिए।
अब साहब इनकी तो बात हो गई साथ में, अब ये महाशय क्या करेंगे? इन महाशय ने गेम खेलना शुरू कर दिया। क्या? इन्होंने ईरान की स्ट्रेटजी पकड़ी कि ईरान के पास में जो न्यूक्लियर बॉम्ब हैं वो कितनी रेंज तक जा, ईरान के पास में जो मिसाइलें हैं वो कितनी रेंज तक जा सकती हैं। आंसर मिला कि शाहीन मिसाइल 2000 किलोमीटर तक इजराइल तक फूटती है जाकर के। ठीक है, अमेरिका ने यहां पर इंडियन ओशियन में चाकोस जो आर्कियोपेलागी है, यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया को लेकर मॉरिशस और यूके के बीच में झगड़ा रहता था। आज की अपडेटेड न्यूज यह है कि मॉरिशस और यूके के बीच में समझौता करा दिया गया है और यहां पर डियागो गार्सिया में आकर के यूएस ने जो यूके का मिलिट्री बेस है उस मिलिट्री बेस पर अपने बॉम्बर लाकर खड़े कर दिए हैं। यह आज का अपडेट दे रहा हूं। मिलिट्री बेस पर आकर डियागो गार्सिया के अंदर B-2 बॉम्बर जो यूएस के हैं वो आकर खड़े हो गए हैं और इस उम्मीद से कि ये जाकर ईरान पर बम फेंक कर आएंगे। इंटरेस्टिंग बात समझना, ये बेचारे पीछे हट गए, भाई साहब हम नहीं लड़ पाएंगे, आप झगड़ लेना, इनसे झगड़ना है तो ऐसे में डियागो गार्सिया से यहां रीच मारनी है। तो ऐसी स्थिति में यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इसको 5000 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा। आप यहां पर कटिंग देख सकते हैं, न्यूज है, यूएस पुट स्टेल्थिएस्ट बिग बॉम्बर रेंज ऑफ ईरान एंड यमन। इसको टारगेट करने के लिए इन्होंने बॉम्बर जो है ना B-2 स्प्रिट बॉम्बर डियागो गार्सिया में खड़ा कर दिया है क्योंकि यह 5267 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि ईरान से अगर बम चला इधर की तरफ वो तो पहुंचेगा नहीं, मतलब इनको तो कोई दिक्कत है नहीं, ये अपना बॉम्बर उठाकर यहां फेंक देंगे। इनकी बॉम्बर की खासियत क्या है? इनके बॉम्बर की खासियत यह है कि यह 11,000 किलोमीटर तक एक ही बार में ट्रेवल कर सकता है और रास्ते में रिफ्यूल हो सकता है। रिफ्यूल के लिए ये लोग क्या करेंगे? 2000 किलोमीटर की दूरी के आसपास लगभग यहां पर अपना कोई भी पानी वाला एयरक्राफ्ट खड़ा कर देंगे जिससे कि फ्यूलर ऊपर उड़ेगा और उसको भर करके वापस मार करने के लिए भेज देगा। यानी कि यहां से यहां की स्ट्रेटेजी इन लोगों ने तैयार कर ली है। ऐसे में अब बड़ा इंटरेस्टिंग यह होगा कि अगर डियागो गार्सिया युद्ध का स्थान बनता है ईरान पर हमला करने के लिए, तो क्या ईरान अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचा भी पाएगा या पर्शियन गल्फ में अशांति होगी? हमको क्या मजा आएगा? क्या नहीं। अगर गलती से यह सब होता है तो भारत के तेल का लगभग 60% इंपोर्ट इस पर्शियन गल्फ से होकर निकलता है। याद करिए जब हमने गल्फ वॉर देखा था उस समय पर, जब ईरान का इराक का वॉर, जिसको मैंने अंकित अवस्थी ऑफिशियल पर डाला हुआ है, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं, आप उसे सुनिएगा, उससे आपको पता चलेगा कैसे भारत की हालत खराब है। भारत को गोल्ड गिरवी रखना पड़ गया था भाई। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना इससे बहुत प्रभावित होती हैं। अगर हमारा तेल इंपोर्ट बाधित हुआ तो खेला वैसे बिगड़ जाना है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में इन दोनों के बीच क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कृपया करके इतनी मेहनत पर कुछ लाइक ही बरसा दो और जिन्होंने, क्योंकि कम से कम 70% हमारे व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने वो जो सब्सक्राइब का बटन आता है ना वो नहीं दबाया हुआ है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका आशीर्वाद मिल गया तो मैं और भारी और मोटा हो जाऊंगा। अरे भाई मैं कसम से मेंटेन कर लूंगा खुद को। कृपया करके उस बटन को दबा दिया करो, स्ट्रेंथ मिलती है हमें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।